लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये टेबल पढ़ी थी, इसमें अपन ने देखा था इनमें कितने ना जो एलिमेंट्स है अपने स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स, उनमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है। तो अब अपन इस वैलेंसी को डीप में पढ़ने जा रहे हैं कि ये वैलेंसी होती क्या है, कहाँ से निकाली जाती है। तो वैलेंसी टॉपिक है अपना, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसे। जो आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो सबसे बाहर वाली शेल है, तो क्लोरीन में आप देख रहे हो सबसे बाहर वाली शेल जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये सातों के सातों क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई अगर इसमें से बाहर आएगा जाएगा तो वो लास्ट शेल में से, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। यानी बोर-बरी स्कीम से, रूल से अपन को ये पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में देखो यहाँ 8 ही हो सकते हैं। ठीक है, we observe that the atom of element having a completely filled outermost shell show little chemical activity। जिनकी outermost shell फिल होती है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये तीनों, ये क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ से, क्योंकि इनकी एक्टिविटी कम होती है। यानी आउटरमोस्ट शेल फिल होने की वजह से ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो जो चीज़ पहले से ही स्टेबल है वो कहीं और क्यों जाएगी, किसी और के साथ क्यों रिएक्ट करेगी, तो वो नहीं करती है रिएक्ट। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, बहुत स्टेबल है और ये इनएक्टिव है, एक्टिव कम है केमिकली। इन अदर वर्ड्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ ज़ीरो। और ऐसा अपन इसको वैलेंसी के टर्म में भी कह सकते हैं, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, 0, 8 - 8 0। वैलेंसी 0 होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करते या केमिकली एक्टिव नहीं होते। कोई दूसरा एलिमेंट इनसे आके अगर जुड़ना चाहे तो ये उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में ये कंपाउंड्स बनाते हैं किसी और के साथ मिलके। ऑन दीज इनर्ट एलिमेंट द हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 थे, आउटरमोस्ट शेल में देखो 2 थे। ठीक है, और बाकी सब में कितने हैं, 8 नियॉन और आर्गन। अब इससे नीचे आप जाते जाओगे तब 8 ही रहेंगे। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द अदर एलिमेंट, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट वाज जस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू अटेन अ फुल्ली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। अब मैंने जैसे आपको पहले ये बात अपन पढ़ते हैं इसमें कि कोई भी दो चीज़ आके आपस में जुड़ती क्यों है ना, वो कंपाउंड बनाते ही क्यों है। लाइक सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो वो NaCl बनाते ही क्यों है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन के पास 7 है आउटरमोस्ट शेल में, जबकि उसको चाहिए 8 होते हैं। और सोडियम के पास क्या है, 1 एक्स्ट्रा है थर्ड शेल में। उसको स्टेबल होना है अगर, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसीलिए तो दोनों मिलके कंपाउंड बना लेते हैं NaCl। तो दोनों को एक दूसरे की नीड होती है, इस वजह से वो आपस में आके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना, पूरा कंपाउंड बना लेते हैं। खुद के एटम के साथ भी हो सकता है ऐसा, लाइक Cl2 कंबाइन, Cl और Cl कंबाइन होकर Cl2 भी बना सकते हैं। तो खुद के एटम के साथ भी हो सकता है और दूसरे के एटम के साथ भी हो सकता है, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। तो समझ में आया कोई चीज़ कंबाइन क्यों होती है। An outermost shell which had 8 electron was said to possess an octet। अब जिसके outermost shell, सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपन कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इस लाइन को इस तरह से साइंटिफिकली बोला जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी क्या, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर बोल रही हूँ कि आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो उसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी अधूरा है, तो उसमें क्या होगा, उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उससे कम होंगे, लाइक 7 होंगे, 6 5 4 एक्सेट्रा। अब हीलियम की बात करें तो हीलियम का तो लास्ट शेल ही 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, और उसकी फर्स्ट शेल में आने भी 2 ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं। तो उसका भी ऑक्टेट एक तरह से कंप्लीट ही है, क्योंकि उसके पास जितने आउटरमोस्ट शेल में उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने हैं। फर्स्ट शेल में 2 चाहिए होते हैं, तो 2 है उसके पास। ठीक है, एटम वुड दिस रिएक्ट एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो बाकी एटम क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट अधूरा होता है, तो वो चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए।
दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये किससे हो जाता है ऑक्टेट कंप्लीट? शेयर करने से इलेक्ट्रॉन। देखो 3 तरीके 4 तरीके के बॉन्ड पड़े अपने, कोवेलेंट, आयनिक, रेट, है ना, ये सब बॉन्ड पड़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जिसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक में इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और एक में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। तो ये जो NaCl है, यहाँ पे अगर Na+ और Cl- कंबाइन होते हैं तब आयनिक बॉन्ड होता है ना, क्योंकि एक ने दिया और दूसरे ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक जना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा ऑटोमेटिक ले रहा है, तो वो आयनिक बॉन्ड है। अगर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर की हिस्सेदारी दी है बॉन्ड बनाने में तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, और अगर उन्होंने शेयर करके बनाया है तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड बन सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल गिव अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके ऑक्टेट को पूरा होने के लिए वो क्या कहलाती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। यानी Na और Cl, देखो मैं बात करूँ अगर Na की, Na का एक इलेक्ट्रॉन देने पे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यानी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। वो एक एटम से जुड़ सकती है, तभी तो NaCl बना, वरना NaCl2 भी तो बन सकता था, NaCl3 बन सकता था, है ना, पर उसको ज़रूरत सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने की ही थी, इसलिए वो एक जने से ही जुड़ पाया। अब Cl है, Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो एक ही जने से जुड़ पाएगा ना, उसको एक जने से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो वो किसी और से क्यों जुड़ेगा। तो समझ में आया, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी क्या, कि वो कितने एटम से जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसकी वैलेंसी कितनी है, उसका ऑक्टेट अधूरा है या नहीं है, इन सब बातों को। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो बात करें हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की, तीनों में बाहर की शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों एक एक से जुड़ सकते हैं, यानी लिथियम भी एक जने से जुड़ सकता है, Na भी एक जने से, और हाइड्रोजन भी एक जने से जुड़ सकता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी ही 1 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। ठीक है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखो इसने पूछा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आप वैलेंसी बता सकते हो क्या। तो मैग्नीशियम में देखो आप, मैग्नीशियम में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम में 1 2 3 प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अब जैसे ही अपने पास वैलेंसी 5 से ज़्यादा आती है, अभी तो 5 है फॉस्फोरस की, जैसे ही 5 से ज़्यादा आती है लाइक 6, तो अब सल्फ़र क्या करता है, 6 जनों से नहीं जुड़ेगा, ये 6 जनों से थोड़ी जुड़ेगा जाके, ये क्या करेगा, 8 चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 8 - 6 यानी 2, तो ये ऐसे 2 लोगों से जुड़ जाएगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, बजाय कि ऐसे के जुड़ने से कि जिसमें अपने ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, है ना। लाइक इसके पास सिलिकॉन के पास 4 थे, तो ये क्या कर सकता था, किसी और से 4 ले भी सकता था और किसी और को 4 दे भी सकता था, दोनों काम कर सकता था ये। पर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ एल्यूमिनियम किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, जबकि 3 ही देगा ये, क्योंकि देखो कम, जितना अपन कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करेंगे ना, उतना अपने लिए स्टेबिलिटी रहता है। तो ये 5 किसी से लेने के बजाय 3 देना ज़्यादा अच्छा समझेगा, और ये दोनों कर सकता है। फॉस्फोरस में 5 आ गया लाइन, तो अब यह 3 जनों से लेना प्रेफर करेगा ज़्यादा, बजाय कि किन्हीं 5 को देने के। तब 5 को देने से इसका ऑक्टेट स्टेबल होगा, या फिर 3 को लेने से। तो ये ऐसा काम करेगा जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम लगे। तो क्लोरीन इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन देने के, इसीलिए वो ऐसे एटम से जुड़ता है, सोडियम से जुड़ जाता है जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको। तो आप इसको यहाँ पे अंडरलाइन करना, वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जिसके लास्ट शेल में 7 थे, लाइक क्लोरीन के 7 थे, तो उसमें क्या होएगा 8 - 7, यानी ऑक्टेट में कितने चाहिए होते हैं 8, और 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन अगर अपन ने निकाल दिया तो 1 अपने पास वैलेंसी बचती है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो अब वैलेंसी समझ में आ गया आपको क्या होता है। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो कोई भी एटम है उसके हर एक एलिमेंट की क्या होती है, हर एलिमेंट की एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है। किसी किसी कंडीशन में उसको बदला जा सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा। इसमें कुछ भी, केमिस्ट्री में तो हमेशा कुछ भी फिक्स हो ही नहीं सकता है,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होगा, उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हमेशा चलते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल के आई जाती है जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रही होती है, एक्सेप्शन जैसे कहते हैं ना अपन। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर बातें जनरल चलती हैं, कोई भी बात ऐसे नहीं होती जो हर किसी पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसलिए वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी वो कितने लोगों से जुड़ सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ टेबल में क्या कर रखा है, वैलेंसी दे रखी है, देखो सब जनों की। तो आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर लेना किस तरह से निकाली गई है। 3,5 लिखा है यहाँ, ध्यान रखना। तो 3,5 किसकी है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ऐसा एलिमेंट है, देखो मैंने बताया था ये 3 लेना ज़्यादा प्रेफर करेगा, पर होता क्या है कभी कभी किसी किसी रेयर कंडीशन में वो 5 दे भी देता है, बहुत रेयर कंडीशन, ध्यान रखना। तो ज़्यादातर वैलेंसी कौन सी चलती है, 3 ही चलती है। तो समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर कोई बात लिखी है तो उसको एकदम जनरल सब पे अप्लाई मत करना, कोई कोई एक्सेप्शन हो सकता है उस टॉपिक के लिए।